जावास्क्रिप्ट के अंदर दिस कीवर्ड को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि दिस आखिर किस ऑब्जेक्ट को कर रहा है रेफर। आज के इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए दूर करेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। हमें एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जब भी जावास्क्रिप्ट का कोई कोड रन होता है, सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है और वो कॉल स्टैक में लोड होता है। तो मैंने यहाँ पर अगर एक वेरिएबल बना लिया है, सपोज करिए a, और इसकी कुछ वैल्यू रख ली है लाइक 10, और उसके बाद मैं लिखता हूँ console.log और फिर लिखता हूँ this। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूँ कि अभी तो मैंने ये भी नहीं बनाया, सिर्फ console.log this लिख रहा हूँ। अगर इस चीज़ को आप नोड की मदद से चलाएंगे तो ये करली ब्रैकेट खाली देगा, यानी एम्प्टी ऑब्जेक्ट देगा, और अगर इसी चीज़ को आप ब्राउज़र की मदद से चलाएंगे तो वो विंडो ऑब्जेक्ट देगा। इसका मतलब जब आप ग्लोबल लोकेशन पे दिस लिख रहे होते हैं तब वो रिप्रेजेंट करता है विंडो ऑब्जेक्ट को अगर ब्राउज़र की मदद से चला रहे हैं, और यदि नोड की मदद से चला रहे हैं तो फिर वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है, जो कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। फिलहाल एम्प्टी तो नहीं है टेक्निकली, लेकिन हाँ ठीक है, अभी हमारे जो कोड है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो एम्प्टी है। पर ठीक है, अभी ये तो हमें समझ में आया दिस। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं लेट ए असाइन 10, तो ऐसा कोई वेरिएबल अगर मैंने बना दिया तो क्या वो दिस के अंदर होता है, यानी दिस डॉट ए लिखने पर क्या वो चलता है? अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो वो अनडिफाइंड दे रहा है। अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि ये वेरिएबल ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, इस वजह से ये दिस डॉट ए में नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर आप ब्राउज़र पे भी इसको चला के देखेंगे तो भी ये अनडिफाइंड देगा। हालांकि अगर आप ये वैर कीवर्ड की मदद से वेरिएबल बनाते हैं तो ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट में एसोसिएट होता है, और मैं इसको अगर रन करूंगा तो ये 10 प्रिंट करेगा। ये आपने होस्टिंग में भी समझा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर लेकिन प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे ये स्टिल अनडिफाइंड दे रहा होता है। तो ये बिहेवियर में थोड़ा सा अंतर आता है। अगर आप ब्राउज़र की मदद से रन करा रहे हो और नोड की मदद से रन करा रहे हो तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि ग्लोबल लोकेशन पे अगर आप दिस लिख रहे हो तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को या विंडो ऑब्जेक्ट को, ये तो कंफर्म है। वैर कीवर्ड की मदद से और लेट कीवर्ड की मदद से बनाने में क्या फ़र्क आता है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, इसी सीरीज़ में आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। अब यहाँ पर एक बात और रिकॉल करिए कि जब आपका प्रोग्राम रन होता है तब सबसे पहले कॉल स्टैक में आता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है लेक्सिकल एनवायरनमेंट, दिस और मेटा डेटा। मेटा डेटा को छोड़ दीजिए, इसकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग देख रहे हैं लेक्सिकल एनवायरनमेंट एक चीज़ है और दिस एक चीज़ है। अभी आपको समझ में आ गया कि ये दिस किसको रेफर कर रहा है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के केस में दिस रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को या विंडो ऑब्जेक्ट को, डिपेंडिंग कि आप कैसे रन कर रहे हो। और लेक्सिकल एनवायरनमेंट के अंदर होता है वेरिएबल एनवायरनमेंट और रेफरेंस। ये जो वेरिएबल एनवायरनमेंट होता है इसके अंदर लोकल वेरिएबल्स होते हैं। अब देखिए, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है तो जो ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे वही सब इसके अंदर होंगे। तो चाहे आप लेट की मदद से बना रहे हो या वैर की मदद से बना रहे हो या कॉन्स्ट की मदद से बना रहे हो, ये वेरिएबल सारे यहाँ पर बनेंगे। और अगर आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है तो वो फंक्शन का रेफरेंस वेरिएबल भी यहाँ बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, सपोज करो मैंने फंक्शन बनाया f1, और f1 फंक्शन का कोड यहाँ पर लिख देता हूँ, जो भी कोड लिखना है अभी, console.log, और इसमें भी मैं दिस लिखता हूँ। ये समझेंगे कि अब फंक्शन के अंदर आ गए हैं तो ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर मैं f1 फंक्शन को कर रहा हूँ कॉल, और इस वाली लाइन को अभी मैं हटा देता हूँ और इसको मैं लेट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हमको ये समझना है कि ये जो फंक्शन f1 बनाया ना, तो ये फंक्शन भी ग्लोबल लोकेशन पे बना हुआ है। ग्लोबल लोकेशन पे बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही बिलोंग कर रहा है। जो भी चीज़ें आप इस फाइल के अंदर बना रहे हैं, ठीक है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब आप कुछ ऐसा सोचिए कि कोई भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, चाहे वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहा हो या फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहा हो। ऑब्वियस ही बात है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा उसमें कुछ एक्सेप्शन होंगी, कुछ अलग बातें होंगी, बट फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के लिए बातें सिमिलर रहेंगी। तो जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट उस फंक्शन के लिए जावास्क्रिप्ट क्रिएट करती है और उसको कॉल स्टैक पर लेकर आती है। जैसे कि f1 फंक्शन को अगर मैंने कॉल किया तो उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अलग बनेगा, और उसमें भी लेक्सिकल एनवायरनमेंट है, दिस है, मेटा डेटा है।
अब यहां पर दिस किसको रिप्रेजेंट करता है ये हमको समझना है। उसके पहले ये जान लो कि लेक्सिकल एनवायरनमेंट में जो वेरिएबल एनवायरनमेंट है उसके अंदर वो वेरिएबल्स होंगे जो लोकल वेरिएबल होंगे, F1 फंक्शन के अंदर बने होंगे, या F1 फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स हम ले रहे हैं कोई, तो वो वेरिएबल हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो वो वेरिएबल्स यहां पर है। और जो F1 फंक्शन आपने बनाया था वो तो लेकिन ग्लोबल लोकेशन पे बनाया था, इसका मतलब ये F1 यहां पर था ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, और ये रेफर कर रहा था एक फंक्शन ऑब्जेक्ट को जो कि F1 फंक्शन है। जब फंक्शन कॉल हुआ तब इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, राइट। तो हमें समझ में आ रहा है कि F1 किसको बिलोंग कर रहा है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को बिलोंग कर रहा है। अब एक सिंपल सा स्टेटमेंट सुनिए, दिस एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये तो एक पक्की बात हो गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये फैक्ट है। दिस किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं बता रहा हूं किस ऑब्जेक्ट को। दिस जिस भी फंक्शन के अंदर आप लिख रहे हो उस फंक्शन को किसने ओन किया है, कौन उसका ओनर है, उस फंक्शन का ओनर कौन है, कौन उसको कॉल कर रहा है, राइट, उसको दिस रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है लाइक C++, तो आप ऑब्जेक्ट डॉट करके कोई फंक्शन कॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है रमेश और वो रन कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं रमेश डॉट रनिंग। तो रमेश डॉट रनिंग में रमेश क्या है, ऑब्जेक्ट है, रनिंग क्या है, रनिंग एक फंक्शन है जो कि उस ऑब्जेक्ट के लिए चल रहा है। तो रनिंग फंक्शन के अंदर जो दिस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रमेश को, कॉलर ऑब्जेक्ट को, क्योंकि उस फंक्शन को कॉल करने वाला वही है, वही उसका ओनर है। अब ये ओनर का मतलब समझ में आया ना। अभी सोचिए कि F1 का ओनर कौन है। F1 को तो कोई ऑब्जेक्ट डॉट करके हम कॉल नहीं कर रहे। देखो जावास्क्रिप्ट भी है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन थोड़ा इसके सिंटैक्सेस ना बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग भी लगते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ बाय डिफॉल्ट भी हो रही होती हैं। अब ये जो F1 फंक्शन कॉल हो रहा है ना, ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है, यानी ये विंडोज़ ऑब्जेक्ट का पार्ट है। अगर हम समझें कि विंडोज़ ऑब्जेक्ट में क्या है, तो विंडोज़ ऑब्जेक्ट में ये F1 भी है। अगर ब्राउज़र की मदद से आप चला रहे हो तो ये F1 भी है। तो ये जो दिस है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, ये विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसने जब F1 को कॉल किया तो क्या F1 को किसी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है? जरा सोचिए, यहां पर जब मैंने F1 को कॉल किया लाइन नंबर 6 में, तो क्या F1 को किसी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है? हम कहेंगे कि नहीं, यहां तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा, यहां तो सीधे सीधे F1 का कॉल दिख रहा है। जब सीधे सीधे F1 का कॉल दिख रहा है तो ये इसको विंडो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है अगर आप ब्राउजर की मदद से रन कर रहे हैं, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है अगर आप नोड की मदद से रन कर रहे हैं। तो मैं इसको यहां पर अगर रन करके बताऊं तो आप देख सकते हैं ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को यहां पर दिखा रहा है, क्योंकि ये दिस जो है ये उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा जो इस फंक्शन का ओनर है, और इस फंक्शन को कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट कोई और नहीं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। और अगर इसी को ब्राउजर की मदद से रन करेंगे तो इस F1 को कॉल करने वाला कौन है, विंडो ऑब्जेक्ट, और विंडो ऑब्जेक्ट को ही फिर ये दिस करेगा रिप्रेजेंट। देखिए जरा, ये मैंने रन किया, ये विंडो लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स ये विंडो ऑब्जेक्ट है। अब आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी फंक्शन अगर ग्लोबल लोकेशन पे बना हुआ है और उसने कॉल कर लिया है, उसको कॉल कर लिया गया है, तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट या विंडो ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कॉल हो रहा है, तो उसके अंदर जो दिस होता है वो विंडो ऑब्जेक्ट या ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो मोटे मोटे तौर पे आपको जो मेन बात समझ में आई वो ये है कि ग्लोबल लोकेशन पे अगर आप दिस लिखते हैं, यानी कि किसी भी फंक्शन के बाहर, तो वो दिस नोड के केस में ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और ब्राउजर के रिस्पेक्ट में विंडो ऑब्जेक्ट। दूसरी बात आपको ये समझ में आई कि अगर ग्लोबल लोकेशन पे कोई फंक्शन बना है और उसको आप कॉल कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप दिस लिखोगे तो वो दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को या विंडो ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इससे क्या होता था ना, एक्सीडेंटली आप ग्लोबल वेरिएबल्स बना लेते थे। मान लीजिए कि अगर मैंने यहां पर एक वेरिएबल बना दिया b असाइन 6 कर दिया, तो ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल होना चाहिए, पर ये लोकल वेरिएबल नहीं माना जाता, इसको ग्लोबल वेरिएबल माना जाता है। क्यों ग्लोबल वेरिएबल माना जाता है? क्योंकि आपने ना तो लेट कीवर्ड लिखा है, ना कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा है, ना वैर कीवर्ड लिखा है। आपने बिना कीवर्ड का यूज किए ऐसा वेरिएबल फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाया, फिर भी इसे क्या माना जा रहा है, ग्लोबल वेरिएबल माना जा रहा है। तो ये दिक्कतें हो जाती थी क्योंकि एक्सीडेंटली आपने ज़रूरत पड़ी, आपने वेरिएबल बना लिया और अब फंक्शन भी एंड हो गया, उसके बाद भी ये वेरिएबल तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है ना। तो
मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको हिदायत दी गई कि आप स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ करें। और ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यूज़ स्ट्रिक्ट आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और आप स्ट्रिक्ट मोड में आ गए। अब अगर मैं देखूं तो ये जो दिस है ना, ये एक्चुअल में अनडिफाइंड माना जाएगा। यस, अगर आपने फंक्शन के अंदर स्ट्रिक्ट मोड यूज़ किया हुआ है तो इसके अंदर दिस अनडिफाइंड है, मतलब अब कॉलर ऑब्जेक्ट इसका विंडोज़ नहीं माना जाएगा। देखिए, ये मैं इसको रन कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर क्या बोल रहा है, बी इज़ नॉट डिफाइंड। ये बी को इस तरीके से डिफाइन करने अलाउ नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि आपको या तो लेट यूज़ करना और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड में आप यूज़ कर रहे हो। मान लो मैं स्ट्रिक्ट मोड यूज़ नहीं करूं और उसके बाद इसको रन करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट हो चुका है, कौन, बी वेरिएबल। अगर मैं यहां पर लिखूंगा दिस डॉट बी, अगर मैंने यहां पर लिखा और इसको रन कर रहा हूं तो देखो ये 6 प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब ये विंडो ऑब्जेक्ट से अटैच हो गया। पर अगर मैंने यहां पर स्ट्रिक्ट मोड कर दिया तो फिर ये बी वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर करने ही नहीं देता, इसलिए हमें स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करना चाहिए। और अभी ये दिस अनडिफाइंड है, अगर मैं ये बी हटा दूं तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि नहीं तो इसकी वजह से एरर आ रही थी तो आगे का कोड देखता ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। सो हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर हम स्ट्रिक्ट मोड में फंक्शन के अंदर दिस लिखेंगे और वो फंक्शन को हमने डायरेक्टली कॉल किया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट डॉट लगा के तो कॉल किया नहीं है, तो फिर ऐसे में ये जो दिस है ये अनडिफाइंड माना जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट मोड नहीं करेंगे तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही मानेगा। चलिए अब एक और चीज़ समझ लेते हैं हम लोग। इस पूरे पोर्शन को करता हूँ मैं कॉमेंट, और इसके नीचे, क्योंकि मैं ये फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा इसलिए मैं कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ, और इसके अंदर मैं एक करली ब्रैकेट से ऑब्जेक्ट बन जाता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर तो बहुत ईजी है, इसके अंदर की वैल्यू पेयर होगा। तो जैसे मैंने नेम लिखा, नेम लिख दिया मैंने सौरभ, इसके अलावा मैंने लिख दिया एज इज़ लाइक 44। देन मैं इसके अंदर एक फंक्शन भी बना रहा हूँ, से हाई। ठीक है, से हाई नाम से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, और ये फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे फंक्शन हम बना सकते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम, और इसमें कंकाटिनेट कर देते हैं दिस डॉट नेम, ओके, दिस डॉट नेम। नाउ व्हाट इज दिस, ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने दिस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तब की बात है ना। अब ये तो एक प्रॉपर्टी, आप इस फंक्शन को डायरेक्टली तो कॉल कर नहीं सकते। अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या ये फंक्शन चलेगा? सोचिए ज़रा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो इसको रन कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है से हाई इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि से हाई फंक्शन एक्चुअल में स्टैंड अलोन फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन इस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। तो ये से हाई इस ऑब्जेक्ट का है, तो आप अगर इसको कॉल करोगे तो आपको कैसे कॉल करना पड़ेगा? OBJ डॉट लगा के इसको कॉल करना पड़ेगा, तब आप इसको चला पाओगे। इसका मतलब इस फंक्शन का ओनर कौन है? OBJ। ये OBJ ऑब्जेक्ट इस फंक्शन का ओनर है, ना कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ना कि विंडोज ऑब्जेक्ट। इसीलिए यहां पर दिस का मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और पहले दिस की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, इसको मैं बाद में प्रिंट कराता हूँ। और अब आप देखिएगा, रिफ्रेश करता हूँ, ये प्रिंट कर रहा है पूरा ऑब्जेक्ट जिसमें नेम, एज और ये फंक्शन है। अभी ये दिस का मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आप समझ रहे हैं कि उस फंक्शन को कॉल किसने किया है? वो उस फंक्शन को ओन कर रहा है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करेगा दिस। और क्योंकि यहां पर मैं दिस के बारे में समझ चुका हूं, अब मैं दिस डॉट नेम लिखूंगा तो वो इस नेम को एक्सेस करेगा, बिकॉज दिस इस ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब OBJ और दिस एक ही बात है, तो ये डॉट नेम करेगा तो ये नाम प्रिंट कर देगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, आई एम सौरभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, परफेक्ट। अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर हम दिस ना लिखें और डायरेक्टली नेम को एक्सेस करना चाहें, तो देखिए डायरेक्टली नेम को एक्सेस कर रहे हैं, वो नहीं ले रहा है। इसका मतलब आपको ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेंबर फंक्शन बनाते हैं उसमें दिस लिखना पड़ेगा अगर इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए एक और मजेदार बात, यहां पर मैं ये करता हूं कि एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, कॉन्स्ट अनदर ऑब्जेक्ट OBJ।
ठीक है। और इसके अंदर नेम कर देता हूँ, कुछ और नाम कर देते हैं जैसे कि आदित्य, और अभी इसमें कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, आदित्य नाम रख दिया बस। अनदर ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी और क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें मालूम है ऑब्जेक्ट में हम कभी भी प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हमने यहाँ पर बना दिया से हाई नाम से, और इसमें वही फंक्शन का रेफरेंस दे देता हूँ जो फंक्शन आपने ऊपर बनाया हुआ है, यानी कि obj.sayHi। तो देखा जाए तो सेम फंक्शन का रेफरेंस यहाँ पर आने वाला है, बिल्कुल सही बात है, सेम फंक्शन का रेफरेंस आएगा। लेकिन जब आप कॉल करेंगे इसको अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर obj के द्वारा, ये वाला कॉल भी मैं नीचे लिख देता हूँ। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में दिस का मीनिंग अलग अलग है। यहां पर जब ये चलेगा तो ये दिस डॉट नेम के केस में आदित्य प्रिंट करेगा, और ये जब चलेगा तो सौरभ प्रिंट करेगा। देखिए कुछ एरर है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग से हाई। ओके, ये अनदर ऑब्जेक्ट के बाद मैंने obj डॉट क्यों लगा दिया, तो अभी तो यहाँ पे भी चलेगा और वहाँ पे भी चलेगा। देखो आप, यहाँ पे भी चलेगा आई एम आदित्य आई एम सौरभ, और यहाँ पर भी चलेगा आई एम आदित्य आई एम सौरभ। तो कहने का मतलब ये कि जब आपने अनदर ऑब्जेक्ट के द्वारा से हाई को कॉल किया, फंक्शन सेम चल रहा है लेकिन उसके अंदर दिस के मायने अलग हो गए, उस समय अनदर ऑब्जेक्ट दिस है। और जब आप obj डॉट से हाई कर रहे हैं तो obj का मतलब obj दिस हो जाएगा। तो फंक्शन के अंदर दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट ने उस फंक्शन को कॉल किया है। चलिए एक तीसरी चीज और समझते हैं हम लोग यहाँ पर दिस के बारे में। दिस अभी आप जितना सोच रहे हैं ना उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ज़रा जुड़े रहिएगा क्योंकि अब तगड़े कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है ये आपको याद है। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया बुक नाम का, और इस फंक्शन के अंदर मैं 3 वेरिएबल्स ले रहा हूँ, आईडी, टाइटल और प्राइस। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम बना रहे हैं, बेसिकली एक फंक्शन ही बना रहे हैं जैसे बनाते हैं, लेकिन उसको जब न्यू कीवर्ड की मदद से कॉल करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये बातें हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। अभी आप देखो कि दिस यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैंने लिखा दिस डॉट ID असाइन ID। तो 2 ID वेरिएबल हो गए, एक ID वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल है विच इज़ नथिंग बट योर आर्ग्यूमेंट्स, और ये जो दिस है ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इस फंक्शन को कॉल करने पर, और वो भी न्यू की मदद से जब कॉल करोगे तब ये दिस रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट को, जो न्यू की मदद से आपने बुक का ऑब्जेक्ट बनाया उसको। एक मिनट पहले इतना लिख लेते हैं फिर मैं और डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने टाइटल असाइन टाइटल, देन दिस डॉट प्राइस असाइन प्राइस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अभी मैं जानना चाह रहा हूँ ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और दिस, ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ये जानना है। तो देखो आप इस फंक्शन को 2 तरीके से कॉल कर सकते हो। एक तो ऐसा है कि आपने इस फंक्शन को सिंपली कॉल कर दिया। अगर सिंपली आपने इसको इस तरीके से कॉल किया है ना, तो इस फंक्शन के अंदर ये जो दिस है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट या विंडो ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी। तो ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। देखो इसको मैं चला के बताता हूँ, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी आप चलाओगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट यानी विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर न्यू कीवर्ड लगाते हो और फिर यहाँ पे कोई कॉन्स्ट B1 लिख लेते हो तो ये B1 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कॉलर ऑब्जेक्ट अब B1 है। तो यहाँ पर अगर चलाएं तो यहाँ पर ये बुक का जो ऑब्जेक्ट बना है B1 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है दिस। इसमें अभी फ़िलहाल कुछ भी अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए। कायदे से मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना चाहिए, जैसे मैंने 1 दे दिया, टाइटल में मैंने लिख दिया JS इन डेप्थ, और प्राइस में मैंने लिख दिया 400, राइट। तो इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखो ये सारी वैल्यूज़ भी यहाँ पर दिखाई देंगी, और सेम ऐसा ही आपको ब्राउज़र पे भी दिखाई देगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि दिस कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के केस में जो ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड की मदद से बन रहा है उस ऑब्जेक्ट को ही ये रिप्रेजेंट करता है। चलो एक और चीज़ देखते हैं, और कहाँ पे दिस हमको कंफ्यूज कर सकता है, एक और जगह, तो वो है इवेंट हैंडलिंग का केस। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, और इसका कुछ आईडी रख लीजिए, इसको लिख दो क्लिक मी, इस तरीके से मैंने बना दिया। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ btn assign document डॉट गेट एलिमेंट बाय ID btn, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने हासिल कर लिया। अब हम इस पे इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं, तो btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर
क्लिक। अब मैंने क्लिक लिखा हुआ है और इसमें मैं एक फंक्शन पास करूंगा, तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन पास किया, ये फंक्शन की बॉडी, दैट्स इट। यहाँ पर अब मैं कोड लिख रहा हूँ और यहाँ पे जानना चाहता हूँ दिस का मतलब क्या है, console.log दिस। अब आप देखिए ये कॉल बैक की तरह, राइट, कॉल बैक ही है। हमने ऐड इवेंट लिसनर को कॉल किया और उसमें ये कॉल बैक पास किया, तो हमें ये समझना है कि दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस केस में। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ये वाला फंक्शन चलने वाला है और दिस की वैल्यू को ये प्रिंट करने वाला है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का ओनर कौन होगा, तो ऐड इवेंट लिसनर ने इस फंक्शन को कॉल किया होगा। यस, आप ऐसा सोचो कि जब भी क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल होगा, तो इसका ओनर कौन है, ये बटन ऑब्जेक्ट। ये बटन ऑब्जेक्ट ही इस फंक्शन का भी ओनर रहेगा, तो दिस का मतलब ये बटन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पर इसको मैं चला के देखूं, यहाँ तो देखो चलेगा नहीं नोट पे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वगैरह होता नहीं है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे मैं रन किया और जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ वो बटन ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। देखो पूरा बटन एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, मैं जितनी बार क्लिक करूँगा उतनी बार ये प्रिंट होता जाएगा। इसका मतलब ये दिस इस केस में रिप्रेजेंट कर रहा है बटन को। यानी किसी भी फंक्शन में अगर आप कॉल बैक के रूप में फंक्शन पास करते हैं तो उसके अंदर लिखा दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये फंक्शन का कॉलर ऑब्जेक्ट जो था, जिस फंक्शन में आपने कॉल बैक पास किया है ना, उस फंक्शन का ओनर कौन है, वही कॉल बैक के अंदर लिखे दिस का ओनर, दिस का मीनिंग माना जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि जो रेगुलर फंक्शंस हम लोग बनाते हैं, फंक्शन नेम्ड फंक्शन बनाते हैं या एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड की मदद से जो फंक्शंस बनाए जाते हैं, उन फंक्शन में दिस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन सारी कहानी तब कंफ्यूजिंग हो जाती है जब हम एरो फंक्शंस की बात करने लगते हैं, क्योंकि एरो फंक्शन में दिस रिप्रेजेंट करता है लेक्सिकल स्कोप में जो ऑब्जेक्ट है। अब इसका क्या मतलब है, जरा इसको समझते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप पहले उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल स्टैक पे एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है और आ जाता है। क्या जब मैं एरो फंक्शन को कॉल करूंगा तब भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा और कॉल स्टैक पे आएगा, यस और नो? आप कमेंट में बताइए, उसके बाद फिर मेरा आंसर सुनिएगा। तो देखिए इसको तो मैं कर देता हूं कमेंट, और समझिए कि एरो फंक्शन की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। पहली बात तो ये कि एरो फंक्शन के लिए भी फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, लेकिन एरो फंक्शन के अंदर दिस नहीं होता। यानी एरो फंक्शन के अंदर खुद का दिस नहीं होता, दिस तो होता है लेकिन खुद का दिस नहीं होता। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है रेगुलर फंक्शन का, उसमें दिस होता है, लेकिन जो एरो फंक्शन के लिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है उसमें दिस नहीं होता है। ये अमेजिंग बात है, और ये बात अगर नहीं पता थी तो ये की पॉइंट है आज के लेक्चर का। देखो एक बार फिर समझो, मैं कह रहा हूं कि जैसे आपका कोई फंक्शन कॉल हुआ तो उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, तो उसमें दिस होता है, होता ही है। लेकिन अगर कोई एरो फंक्शन को आपने कॉल किया है तो उसके लिए जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा उसमें दिस नहीं बनेगा, उसमें लेक्सिकल एनवायरनमेंट बनेगा, उसमें वेरिएबल एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स को उसमें जगह मिलनी चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल भी होगा, लेकिन उसमें दिस नहीं होगा। अब दिस नहीं होगा तो फिर उसमें दिस लिखेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने एक एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन कैसे बना रहा हूं, मैंने लिखा कॉन्स्ट एरो, और यहां पे लिखता हूं इस तरीके से एरो फंक्शन, ठीक है, ये एरो फंक्शन होता है। अब इस एरो फंक्शन के अंदर मान लीजिए मैंने लिख दिया console.log और इसमें लिख देता हूं दिस, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये जानना है हमको। अभी एरो फंक्शन को कॉल तो किया नहीं है, तो एरो को कॉल कर लीजिए। अब एरो फंक्शन को मैंने कॉल तो ग्लोबली करा हुआ है, तो ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इस केस में ये दिस रिप्रेजेंट करेगा विंडो को। लेकिन वाई, अब जब हमने कहा कि एरो फंक्शन में दिस नहीं होता है, इसका मतलब दिस वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि दिस तो आप एरो फंक्शन में लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में उसका खुद का दिस नहीं होता, तो फिर ये किस दिस को एक्सेस कर लेता है? ये बड़ी अजीब सी बात है ना। तो इस बात को समझने के लिए हमें एक छोटा सा कोड पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इस कोड को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, राइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें तो बड़ा ही कन्फ्यूजन हो सकता है लोगों को।
f1 फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है, और f1 फंक्शन के अंदर मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट एरो, और इसमें असाइन कर देता हूँ ये एरो फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर लिख देता हूँ, अच्छा देखो अभी मैंने इस f1 के अंदर एक वेरिएबल बनाया a और उसकी वैल्यू कर दी 10। मैं इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा console.log और a वेरिएबल की वैल्यू, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो अभी मैंने क्या किया, अच्छा एरो नहीं लगा, ओके, सो अभी क्या है, ये a वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ। ज़रा मुझे बताइए क्या एरो फंक्शन के अंदर a नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है? सोचिए ज़रा, कोई लोकल वेरिएबल मैंने उस ब्लॉक के अंदर बनाया, एरो फंक्शन के अंदर बनाया, कोई वेरिएबल नहीं बनाया, फिर भी मैं a वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ और ये a वेरिएबल यहाँ बनाए, तो इसके अंदर एक्सेसिबल होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये देखिए अभी यहाँ तो आउटपुट में नहीं आया क्योंकि मैंने f1 फंक्शन को अभी कॉल ही नहीं करा है। जरा कॉल कर लीजिए और फिर a की वैल्यू को प्रिंट कराइए। देखिए यहाँ पर भी कोई दिक्कत, यहाँ पर भी प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने f1 को तो कॉल किया है, f1 चला भी है, लेकिन एरो फंक्शन को हमने कॉल ही नहीं किया है। एरो फंक्शन को भी तो कॉल करना पड़ेगा तब तो वो चलेगा। अच्छा, अगर मैं f1 को कॉल नहीं करूँगा तो ये कोड ही नहीं चलेगा, तो एरो भी नहीं चलेगा, राइट। तो अब मैंने लिखा तो a की वैल्यू यहाँ पर 10 प्रिंट हो रही है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी चला के देख लीजिए, 10 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये a वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर रहा है? ये a वेरिएबल को ऐसे एक्सेस कर रहा है कि यहाँ पर स्कोप चेनिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। जब एरो फंक्शन बना कॉल स्टैक में, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इसके लिए बन गया, ये एरो के लिए बना है, करेक्ट। अब इसके अंदर भी लेक्सिकल एनवायरनमेंट होगा, इसके अंदर भी रेफरेंस होगा, राइट। तो जैसे यहाँ पर है ना लेक्सिकल एनवायरनमेंट, उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया, इसके अंदर भी होगा। अभी ऑब्वियसली इसके अंदर बी वेरिएबल नहीं होगा, इसको हटा दो, ऐसा है। लेकिन इसके अंदर ना खुद का कोई दिस नहीं होगा। यहाँ पर आप ये सोचें कि दिस नाम का वेरिएबल नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। अब जो वेरिएबल यहाँ है ही नहीं, फिर वो आप एक्सेस कैसे कर लेते हो, वही बात समझा रहा हूँ। अब आपको जैसे कोड में क्या समझ में आया कि एक a नाम का वेरिएबल f1 फंक्शन के अंदर है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये a नाम का वेरिएबल है और इसकी कुछ वैल्यू रखी हुई है लाइक 10। तो ये कहाँ पर बना है? f1 के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ये वेरिएबल बना हुआ है। लेकिन इस फंक्शन के अंदर ही मैंने एरो फंक्शन को बनाया और कॉल किया है। इसी कारण जो एरो फंक्शन का लेक्सिकल एनवायरनमेंट है, उसमें जो रेफरेंस है वो रेफर करता है इस लेक्सिकल एनवायरनमेंट को। आप समझे, ये एक लिंक्ड लिस्ट है जिसमें लेक्सिकल एनवायरनमेंट एक नोड है और ये नोड के अंदर जो रेफरेंस है वो अगले नोड को करता है पॉइंट। तो इससे क्या होता है, स्कोप चेनिंग बनती है। तो अगर मान लीजिए आप एक्सेस कर रहे हैं वेरिएबल a को, कहाँ? एरो फंक्शन के अंदर, और वो देखेगा कि एरो फंक्शन के वेरिएबल एनवायरनमेंट में तो कोई a नाम का वेरिएबल है नहीं। इसके लिए फिर वो रेफरेंस को देखेगा और रेफरेंस की मदद से उस लेक्सिकल एनवायरनमेंट में पहुंचेगा जिसके अंदर उसे a वेरिएबल मिल जा रहा है, इसलिए वो इस a वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है। अब बात समझ में आई? अगर ये बात आपको समझ में आई तो आप ये भी समझिए कि ये दिस को भी एक्सेस करेगा तो ये इसके दिस को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। देखिए अगर मैं यहां पर दिस लिखता हूं तो ये किसके दिस को एक्सेस करने वाला है? ये F1 के दिस को एक्सेस करने वाला है। पर F1 का दिस कौन है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट यानी विंडोज ऑब्जेक्ट। इसीलिए जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये विंडो ऑब्जेक्ट यहां पर मुझे देने वाला है, राइट। अच्छा, यहां पर ये भी समझिए कि अगर F1 को मैंने न्यू करके बनाया होता, कोई और ऑब्जेक्ट होता ये, राइट। जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट O1, ये O1 ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, और फिर ये चल रहा होता, तब दिस किसको रिप्रेजेंट करता? O1 को रिप्रेजेंट करता, राइट। इसको मैं चला देता हूं तो ये देखो फिलहाल F1। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये F1 ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस फंक्शन की मदद से जो ऑब्जेक्ट बना है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये F1 के कॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरो फंक्शन का खुद का अपना कोई दिस नहीं होता, ये स्कोप चेनिंग की वजह से
जो इसका आउटर स्कोप रहता है उसमें जो दिस है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर मैं दिस इस जगह पर लिख दूं ना, लाइन नंबर 43 में लिखूं कि दिस क्या है, तो वो दिस F1 के कॉलर को रिप्रेजेंट करेगा और ये दिस भी उसी को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझने वाले हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड इसको भी कमेंट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, OBJ नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी बना ली है A और इसकी वैल्यू 10 रख ले रहा हूँ। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया F1 नाम से फंक्शन, ये मैं रेगुलर फंक्शन बना रहा हूँ और मैं रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन में डिफरेंस आपको यहाँ समझाता हूँ। console.log और इसमें this.a को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ये A इसी में बना हुआ है। और ये अभी हम बातों को समझ चुके हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन आप F1 कॉल करोगे तो उसमें ये जो दिस है इसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो this.a करके आप इस 10 को एक्सेस कर पाओगे। और मान लो इसी फंक्शन के अंदर मैं एक और काम कर रहा हूँ, set time out, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। इसके अंदर भी मैं एक फंक्शन कॉल बैक मैथड पास कर रहा हूँ और 2000 में यहाँ पे टाइम पास कर दे रहा हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ console.log this। तो ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा आप सोचिए, जब तक मैं आगे का कोड भी लिखता हूँ। मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बना रहा हूँ F2 नाम से, ये भी एक फंक्शन से एसोसिएटेड है। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ console.log this.a, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा जैसा ऊपर किया था। पर इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा यहाँ कॉमा नहीं लगा है, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें भी सेट टाइम आउट लिखता हूँ, सेट टाइम आउट, पर इसके अंदर मैं एरो फंक्शन पास करता हूँ। देखो फ़र्क यहाँ हमको समझ में आएगा। और इसमें भी मैं 2 सेकंड का गैप दे देता हूँ और इस एरो फंक्शन के अंदर भी मैं लिखता हूँ console.log और फिर दिस। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेंबर्स बन चुके हैं। अब मैं F1 और F2 फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। तो मैंने अगर लिखा obj.f1 तो क्या होगा और obj.f2 करूँगा तो क्या होगा, इस बात को समझना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं obj.f1 को। तो F1 फंक्शन जब चल रहा है तो इसके अंदर ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्योंकि F1 फंक्शन का ओनर ये ऑब्जेक्ट है obj, तो ये दिस भी उसी obj को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसी के a को ये एक्सेस करेगा, तो ये डेफिनेटली 10 प्रिंट करने वाला है। तो मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ दिस मतलब obj। लेकिन अब सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर आते हैं और उसके अंदर समझना चाह रहे हैं ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको कहा था ये फंक्शन जो कि कॉल बैक के रूप में पास हो रहा है, इसके अंदर लिखा दिस रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो ये वाला जो फंक्शन है इसमें ये दिस रिप्रेजेंट करेगा किसको, विंडो ऑब्जेक्ट को। अब आप सोचेंगे विंडो ऑब्जेक्ट को क्यों, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन मैं पास कर रहा हूं ना, ये इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बाइंड नहीं है। आप देखो इस obj के साथ बाइंड है a नाम का वेरिएबल, F1 नाम का वेरिएबल, F2 नाम का वेरिएबल। तो a, F1 और F2 ये तीनों क्या हैं, ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, ये बाइंड हो चुके हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट में है ये तीन चीजें। लेकिन ये वाला जो फंक्शन आप सेट टाइम आउट में पास कर रहे हो, ये फंक्शन obj के साथ बाइंड नहीं हुआ है। इसका मतलब हमने ये समझा था कि रेगुलर फंक्शन के अंदर अगर दिस लिख रहे हैं तो उस फंक्शन का जो ओनर है दिस उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस फंक्शन का ओनर obj तो नहीं है, क्योंकि obj के पास तो a है, F1 है, F2 है, पर ये वाला फंक्शन तो नहीं है, इसलिए दिस का मतलब obj यहां पर नहीं होगा। और सेट टाइम आउट को हमने कॉल किया है, ठीक है, सेट टाइम आउट को कॉल किया है, उसके अंदर हम ये कॉल बैक के रूप में पास कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन एसोसिएटेड नहीं है obj से, इसीलिए ये विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस मीन्स विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं, यहीं पे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये obj नहीं हो सकता, ठीक है, ये रेगुलर फंक्शन इसी तरीके से बिहेव करता है। रेगुलर फंक्शन के अंदर जो दिस है वो फंक्शन के ओनर को रिप्रेजेंट करेगा
और इस फंक्शन का ओनर ओबीजे नहीं है। भले ही ये कॉल हो रहा है सेट टाइम आउट के अंदर, मतलब सेट टाइम आउट के अंदर ये कॉल बैक पास हो रहा है और सेट टाइम आउट इस फंक्शन के अंदर से कॉल हो रहा है, ठीक है, डजंट मैटर। ये मेन बात ये है कि ये फंक्शन रेगुलर फंक्शन है और ये इस ओबीजे के साथ बाइंड नहीं है, मतलब ये इसका ओनर नहीं है। लेकिन आप नीचे देखिए, नीचे दिस डॉट ए में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दिस डॉट ए लिख रहे हो, यहां ऊपर जैसा ही मामला है, दिस ओबीजे को रिप्रेजेंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां जो दिस लिख रहे हो कहानी अलग है, क्योंकि एरो फंक्शन के बारे में अभी हमने बात समझी थी। अभी हमने क्या बात समझी थी एरो फंक्शन के बारे में? ये एरो फंक्शन जब हम समझ रहे थे तो इसके अंदर ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? यहां पे स्कोप चेनिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा था, यहां पे ये इसका खुद का तो दिस की बाइंडिंग होती नहीं है इसके साथ, एरो फंक्शन के रिस्पेक्ट में तो होती नहीं है। तो ये स्कोप चेनिंग की वजह से देखता है कि आउटर स्कोप में दिस क्या है। तो आउटर स्कोप में यानी कि इस एरो फंक्शन के बाहर आप देखो तो ये दिस, क्योंकि F1 के अंदर लिख रहे होगे तो F1 का जो ओनर होगा वही दिस को रिप्रेजेंट करेगा और यहां भी दिस वही होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर आप सोच के देखिए कि ये जो एरो फंक्शन आपने लिखा हुआ है ना, ये इसका तो खुद का दिस तो है नहीं ना, तो ये कहां देख रहा होगा? ये आउटर स्कोप में देख रहा होगा। और जब आउटर स्कोप में देखेगा तो ये पूरा का पूरा आपने बनाया कहां है? तो ये आपने इस फंक्शन के अंदर कॉल बैक को पास किया हुआ है। ये सेट टाइम आउट के अंदर पास किया, लेकिन सेट टाइम आउट कॉल कहां से कर रहे हो? इस फंक्शन के अंदर से। तो ये फंक्शन के अंदर जो भी बना रहे हो ना, वो इसका आउटर स्कोप हो जाएगा। यस, ये हर उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है जो F2 फंक्शन के अंदर बने होंगे, क्योंकि वो उसके आउटर स्कोप में आ रहे होंगे। इसीलिए जब आप F2 फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये दिस रिप्रेजेंट करेगा ओबीजे को। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। पहले तो मैं F1 को चला के देख रहा हूं। F1 को चला के देख रहा हूं तो देखो ये 10 प्रिंट कर रहा है इस जगह पर, और दिस की जगह पर ये किसको प्रिंट कर रहा है? 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद इसने ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कर दिया। अब इस चीज़ को यहाँ पर भी देख लीजिए एक बार, तो ये 10 प्रिंट कर रहा है, उसके बाद 2 सेकंड के बाद ये विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं F2 को कॉल कर लूँ, ठीक है, F2 को कॉल कर रहा हूँ, तब क्या होता है? F2 को कॉल करते हैं तो F2 को कॉल कर रहे हैं तो पहले 10 वैसे ही प्रिंट हो रहा है, पर 2 सेकंड के बाद ये OBJ को प्रिंट कर रहा है, जिसके अंदर 3 ही चीज़ें बाइंड हुई हैं, A, F1 और F2। ये है बड़ा फर्क। और इसी के कारण कॉलबैक्स में रेगुलर फंक्शन पास करने की बजाय आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप एरो फंक्शन पास करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे कंसाइज कोडिंग तो होती ही होती है, लेकिन ये जो दिस के कारण कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये रिड्यूस होगा। यहां पर ये दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस फंक्शन का जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। यहां पे दिस, जबकि इस फंक्शन के अंदर आप कॉल कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद ये दिस विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मेक्स नो सेंस। इनफैक्ट अगर आप स्ट्रिक्ट मोड में करोगे तो ये दिस अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मेक्स नो सेंस। ये मैसी कोड है और ये बगी कोड को जन्म देता है। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और आपको हमेशा एरो फंक्शन यूज करना चाहिए कॉल बैक्स में। ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया हो कि कॉल बैक में हमेशा एरो फंक्शन क्यों यूज करना चाहिए, रेगुलर फंक्शन क्यों यूज नहीं करना चाहिए। एक और बात समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद फिर हम वाइंड अप कर सकते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि एरो फंक्शन को हम एज अ कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने F1 फंक्शन बनाया और मैं इसको जब कॉल करूंगा तो मैं न्यू लगा के F1 को कॉल कर सकता हूं, राइट। तो ये क्या एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, कॉन्स्ट F नाम दे दिया मैंने, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो एरो फंक्शन के साथ सेम काम, जैसे आपने एरो फंक्शन बनाया, राइट, ये फंक्शन बना रहे हो और ये इसकी कुछ कोडिंग है, ये एरो फंक्शन आपने बना दिया। अब आप बोलते हो कि ये एरो फंक्शन है कॉन्स्ट लेट्स से F1, ओके। आपने कहा कि देखो भाई, ये तो एरो फंक्शन एक फंक्शन ही है, तो मैं इसको कंस्ट्रक्टर की तरह कॉल कर लूँ, मतलब मैं न्यू लिख लूँ और F1 को कॉल कर लूँ, ऐसा कर लूँ, और कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट वैलिड। इनफैक्ट इसको चला के भी देखा जाए तो ये एरर दे रहा है,
ठीक है, F1 इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, वो बोल रहा है F1 इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स एरो फंक्शंस को कभी भी कंस्ट्रक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते। एक और कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो भी बता देता हूं। आपने आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में समझा था, क्या होता है आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट? अगर आप नॉर्मली कोई फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर आपने कोई फॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं बनाया है, और मैं जब इस फंक्शन को कॉल करता हूं और इसके अंदर कुछ वैल्यूज पास करता हूं जैसे 2 और 3, तो ये वैल्यूज यहां आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं console.log आर्ग्यूमेंट्स, तो ये इसके अंदर आ जाती हैं। मैं अगर इसको चला के बताऊं आपको, क्लियर करो पहले तो, और यहां पर मैं चला के बता रहा हूं, आप देख सकते हो कि ये आर्ग्यूमेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट होता ही होता है और ये इसमें आ जाता है। लेकिन अब यही चीज़ मैं एरो फंक्शन के अंदर करके बताता हूं आपको। जैसे मैंने एक बनाया const F1 और ये हो गया एरो फंक्शन, इसके अंदर सेम तरह का कोड लिख देता हूं मैं, console.log आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इस कोड को करते हैं हम कमेंट, और F1 को जब मैं कॉल कर रहा हूं तब मैं 2 और 3 पास कर रहा हूं। देखो सेम ही चीज़ करिए, बस मैं रेगुलर फंक्शन की जगह एरो फंक्शन बना रहा हूं। अब मैं इसको लिख रहा हूं तो देखो ये क्या प्रिंट कर रहा है। तो एक्चुअल में इसके पास खुद का कोई आर्ग्यूमेंट्स होता नहीं है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट के आर्ग्यूमेंट्स को दिखा रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा ना, तो यहाँ पर तो ये एरर दे देगा कि आर्ग्यूमेंट्स जैसा कुछ इसके अंदर है ही नहीं। तो क्यों है दिस इतना कंफ्यूजिंग? हम कंक्लूड करके ये बात कह सकते हैं कि दिस कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि जब हम एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में दिस के बिहेवियर को समझते हैं तो वो अलग अलग बिहेव करता है, और यही वजह है कि हमारे को ज्यादातर कंफ्यूजन होता है। इसीलिए इस लेक्चर में मैंने दोनों चीजों को सेपरेटली आपको बताया कि रेगुलर फंक्शन में क्या होता है और एरो फंक्शन में क्या होता है, फिर कंपैरिजन भी हमने साथ में किया, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है। हो सकता है कुछ बातें आपको समझने में दिक्कत गई हो, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपने सीरीज़ को प्रॉपरली शुरुआत से फॉलो नहीं करा, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए। या फिर हो सकता है कि आपने इसके पहले कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं पढ़ी है या पहले कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को ग्रास्प करने में। पर मैं बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को रिपीट में देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। तो बॉटम लाइन ये है कि रेगुलर फंक्शन में जब दिस लिखते हैं तो वो देखता है कि उस फंक्शन का ओनर ऑब्जेक्ट कौन है, दिस उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और एरो फंक्शन के अंदर वो ओनर ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा, वो लेक्सिकल स्कोप को देखता है। या तो उसके आउटर स्कोप में कोई दिस है, वो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरो फंक्शन के अंदर जो दिस लिखोगे वो भी उसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें ये एक बेसिक फ़र्क समझ में आया, और मैं समझता हूँ कि अब आपको काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक या एक शेयर करना भी हमारे चैनल को बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो वाकई पसंद आ रहे हैं आपको, इससे आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है जो कि एक्स्ट्रा एज आपको प्रोवाइड करेगा, और इस तरह का कंटेंट रेयरली आपको मिल रहा है कहीं पर भी यूट्यूब पे, तो आप ये कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह का कंटेंट और बनाऊं। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, अगले लेसन में फिर मिलते हैं।